नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में एक है सागर लोकसभा सीट, जहां तीसरे चरण में चुनाव संपन्न हो गया है। सागर सीट पर बीजेपी की लता बानखड़े से कांग्रेस के गुड्डू राजा बुंदेला से मुकाबला है। इससे पहले साल 2019 में बीजेपी ने राज बहादुर सिंह को टिकट दिया था, तो 2014 में लक्ष्मी नारायण यादव को बीजेपी प्रत्याशी बनाया था। सागर लोकसभा सीट पर मतदान प्रतिशत की बात करें तो इस बार 65.19% मतदान हुआ, जबकि 2019 में 65.51% मतदान हुआ। इसी कड़ी में आज हमारे साथ सागर से बीजेपी की प्रत्याशी लता बानखड़े जुड़ रही हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सरपंच से की है। लता महिला हैं, बीजेपी के तमाम पदों पर भी रह चुकी हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए और महिला उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं और बीजेपी में कई महत्वपूर्ण पदों के साथ साथ वो सामाजिक सरोकारों के काम से भी जुड़ी हुई हैं। अब वो चुनाव लड़ रही हैं, परिणाम नहीं आया है, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि परिणाम क्या है, क्योंकि उनके सामने जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस की ओर से, वो स्थानीय नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर के हैं। वो कितनी उपस्थिति दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने, लता बानखड़े ने बहुत बढ़िया चुनाव वहां से लड़ा है। परिणाम आना शेष है, 4 तारीख को परिणाम आएंगे, लेकिन तमाम सारे मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति है, सागर का चुनाव है, बुंदेलखंड की स्थिति के बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लता बानखड़े इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। लता जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पे। लता जी, चूंकि आप संगठन के बहुत कामों पर रही हैं, महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं, आपने सामाजिक सरोकार के सही कई सारे काम भी किए हैं और बढ़िया चुनाव आपने लड़ा है। और अगर देखा जाए तो ढूंढने से भी कांग्रेस को स्थानीय और कोई महत्वपूर्ण बड़ा प्रत्याशी वहां नहीं मिल रहा था, इसलिए परिणाम आना शेष है। 4 तारीख को परिणाम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी है जिसके लिए इंतजार कर लिया जाए। अब मुझे लगता है कि आपकी भी लड़ाई इस बात को लेकर होगी कि हार जीत का अंतर कितना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर अगर 2 या 3 सीटों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की इस बात की चिंता नहीं है कि वो हार रहे हैं या जीत रहे हैं। चिंता उनकी इस बात की है कि मतों का अंतर कितना होगा, और मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा मतों का अंतर हो, इसके लिए वो तमाम प्रयास कर रहे हैं। लता जी, लेकिन मैं फिलहाल ये कहना चाहता हूं कि इस बार के लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हो गए हैं, मतदान भी हो गया है। देश में कई सारे राज्यों में अभी मतदान का चरण बचा हुआ है। इस लोकसभा चुनाव को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव तो एक ये लोकतंत्र का महापर्व होता है जी। और जिस तरह से इस बार हमने इस चुनाव को देखा है, लोगों में जो उत्साह देखा है, लोग इंतजार कर रहे थे कि कब 7 तारीख आए और कब हम वोट डालें। इतना उत्साह, इतनी उमंग, लग रहा था कि कोई पर्व हम मना रहे हैं, कोई उत्साह हम मना रहे हैं। और इसका केवल एक ही कारण है, माननीय मोदी जी का विकास, सुशासन और अंत्योदय। जो 3 मंत्रों को लेके हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को सार्थक करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग जननायक माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। तो उसी की परिणति है कि आज लोकतंत्र के इस पर्व को जनता ने इतना उत्सव के रूप में से देखा है। लता जी, चूंकि आप बुंदेलखंड से हैं और बुंदेलखंड ने एक अलग छाप देश में छोपी है, कई साल हो चुके हैं, कई सारे जनप्रतिनिधि भी बुंदेलखंड से राज्य की सरकार में हैं, केंद्र की सरकार में हैं, लेकिन बुंदेलखंड की दशा दिशा में उतना अंतर नहीं आया। मैं भी इस लोकसभा के चुनाव में बुंदेलखंड की कई सीटों पर गया, वहां पर मैंने देखा, लोगों की दशा दिशा को देखा। वहां पर पलायन आज भी बड़ा मुद्दा है, गरीबी आज भी बड़ा मुद्दा है। आप क्या मानती हैं? आपके जहन में, आपके दिमाग में कुछ ऐसा होगा जिसके जरिए आप वो अपनी उपस्थिति दर्ज कर पाएं कि नहीं, कम से कम ये काम तो मुझे करना है, इससे बुंदेलखंड की दशा और दिशा बदलेगी? जी हाँ, मैं पिछले 33 वर्षों से बुंदेलखंड में हूँ। एक्चुअली मेरा जन्म भी यहीं पर हुआ है, बुंदेलखंड में, दमोह के पथरिया में। तो मेरी प्राथमिक शिक्षा भी बुंदेलखंड में हुई है और फिर उसके बाद क्योंकि पापा के ट्रांसफर होते रहे तो हम मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाते रहे। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है 33 वर्षों से, तब से मैं यहाँ का
मैंने बहुत अच्छे से बुंदेलखंड को देखा है, क्योंकि मैंने एक पंच से अपनी शुरुआत की है। मकरोनिया ग्राम पंचायत की सबसे पहले 95 में मैं पंच बनी। उसके बाद लगातार मैं 2000 से 2015 तक सरपंच रही। उस बीच में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर रही। महिला मोर्चा की जिला महामंत्री रही, 9 वर्षों तक मैं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही। मैंने बहुत करीब से महिलाओं की स्थिति को देखा है, बहुत करीब से मैंने बुंदेलखंड के परिदृश्य को देखा है। पहले तो मैं बहुत व्यथित रहती थी। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी, तब से मैंने मध्य प्रदेश को और बुंदेलखंड को बदलते हुए देखा है, उसकी स्थिति को सुधरते हुए देखा है। उत्तरोत्तर बुंदेलखंड के लोगों के जीवन में भी बदलाव आया है, परिवेश में भी बदलाव आया है, अधोसंरचना में भी परिवर्तन आया है। तो ये सारी चीजें हम देखते आए हैं। और उसके बाद जब 2014 में हमारे केंद्र में हमारी सरकार बनी, माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब से मैं समझती हूँ कि बुंदेलखंड की दिशा और दशा पूर्ण रूपेण बदली है। अब वो बुंदेलखंड नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। महिलाएं मीलों से सिर पे पानी रख के लाती थी, महिलाएं बीड़ी बनाती थी, परिवार में बहुत गरीबी थी, बहुत अशिक्षा थी, बहुत पर्दा प्रथा था। लेकिन मैंने भी महिला जागृति संस्था के तहत मैंने सबसे पहले जब बुंदेलखंड की महिलाओं की स्थिति देखा, तो हमने एक संस्था बनाई, महिला जागृति संस्था, और उसके माध्यम से हमने महिलाओं के बीच में जाकर काम किया और काफी हद तक पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा और महिलाओं में साक्षरता अभियान के तहत कई महिलाओं को हमने शिक्षित किया है। इस तरह हमने बहुत कुछ अचीव किया है। परिवार नियोजन के माध्यम से हमने महिलाओं को ले जाकर उनका जिस तरह से ऑपरेशन वगैरह करा के, और हमने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के क्षेत्र में भी हमने बहुत काम किया है। इसके लिए हमें, जब हम पहली बार सरपंच बने थे, तो हमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय बलराम जाखड़ जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए मध्य प्रदेश के उत्कृष्ट सरपंच के रूप में हमें सम्मानित भी किया था। तो हमने सरपंच में रहते हुए ये सारा जो काम अधोसंरचना के होते हैं, उसके अलावा हमने रचनात्मक कामों पे बहुत बल दिया था, क्योंकि हम बहुत व्यथित रहते थे महिलाओं की और यहाँ के बच्चों की स्थिति देख के। तो हमने उस दिशा में प्रयास किया और उन्हें सफलता भी मिली। आज स्व सहायता समूह के माध्यम से हमने इतने स्व सहायता समूह बनाए और महिलाओं को हमने आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम किया है। उसका परिणाम दिख रहा है। आज हमारी बहनें घूंघट से बाहर निकली हैं, आज वो बैंकिंग खुद करती हैं और आज वो उद्यमी के रूप में काम कर रही हैं। तो इसको हम अपनी और बुंदेलखंड की बहुत बड़ी सफलता मानते हैं, बड़ी सफलता मानते हैं। लेकिन बावजूद इसके पलायन अभी भी है, पलायन एक बड़ा मुद्दा है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर या मध्य प्रदेश के आसपास के महाराष्ट्र में चले जाएंगे, तो वहां पर जो कंस्ट्रक्शन में लेबर है वो आपको बुंदेलखंड की मिलती है या फिर छत्तीसगढ़ की मिलती है। तो उसके लिए आपके जहन में कोई रोड मैप है? बिल्कुल है। हमारी सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि जो बेरोजगारी है उसको दूर करना हमारा सबसे बड़ा विजन है। सांसद का टिकट मिलने के बाद जब हमने चिंतन किया, तो हमारा एक ही लक्ष्य रहा कि हमें अपने क्षेत्र में, अपनी लोकसभा में, बल्कि पूरे बुंदेलखंड में हमारा इसी दिशा में प्रयास रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकें। हमारे बेरोजगार युवकों के लिए हमें, जैसे हमारे यहाँ बीना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ का भी निवेश करने जा रहे हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे लोकसभा के लोगों को उसमें रोजगार मिले, ये हमारा प्रयास होगा। ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा इंडस्ट्रीज हमारे क्षेत्र में आए, ये हमारा प्रयास होगा। ज्यादा से ज्यादा रेल सुविधाएं हमारे क्षेत्र में आए, ये हमारा प्रयास होगा। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, तो उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा कि उन 3 करोड़ में हमारे बुंदेलखंड की ज्यादा से ज्यादा बहनें शामिल हो। एक बड़ी योजना है नल जल योजना के साथ साथ जो बड़ी योजना है जिसमें पूरे नदियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड का बड़ा असर उस पर होने वाला है। आप मानते हैं चाहे वो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो या मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो, उस पर व्यापक असर होगा खेती किसानी पर खासकर?
बिल्कुल। केन बेतवा लिंक परियोजना तो बुंदेलखंड के लिए वरदान साबित हो रही है और इससे हमारे काफी क्षेत्र, हमारा बड़ा क्षेत्र सिंचित होने जा रहा है, जिससे हमारे किसानों को बल मिलेगा, किसानों के आय में वृद्धि होगी और हमारा मध्य प्रदेश हरा भरा मध्य प्रदेश बनेगा, जिसमें हमारा बुंदेलखंड, ज्यादा से ज्यादा बुंदेलखंड विकसित और समृद्ध बनेगा। जी लता जी, आपको बड़ी काफी दिनों बाद, कई सालों बाद ये मौका मिला है और जब भी चर्चा की जाती थी तो ये कहा जाता था कि भाई लता बानखड़े को पहले विधानसभा का टिकट मिल जाना चाहिए था, जीत जाती तो मंत्री बन जाना चाहिए था, पहले सागर का टिकट मिल जाना था। लेकिन हर प्रदेश में, हर जिलों में राजनीति में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे मोड़ होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको आगे नहीं आने जाते थे, और सागर भी उनमें से एक जिला। एक तो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो गोपाल भार्गव हो, भूपेंद्र सिंह हो, अब तो कांग्रेस से गोविंद सिंह राजपूत भी आ गए हैं, कई और भी विधायक हैं जो लंबे समय से कई बार के विधायक हो चुके हैं। लेकिन इस बार एक संकेत दिया है, 2023 के चुनाव ने एक संकेत ये दिया है, केंद्रीय नेतृत्व ने संकेत ये दिया है कि भाई पुराने नेता बहुत हो गए, नए लीडरशिप को आगे लाया जाए। इसलिए गोपाल भार्गव साहब भी मंत्री नहीं बन पाए और भूपेंद्र सिंह भी मंत्री नहीं बन पाए। गोविंद सिंह अगर मंत्री बन गए हैं तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण है, क्योंकि नाम तो केवल प्रद्युमन सिंह तोमर और तुलसी सिलावट का था, लेकिन अपना वीटो लगा के गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बना लिया गया है। आप ये जो राजनीति है, राजनीति में एक समय के बाद नेताओं को, पुराने नेताओं को खुद ब खुद पीछे हट जाना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को आगे आना चाहिए, कितना जरूरी मानती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो है फैसले हमारा संगठन करते हैं और हमारा वरिष्ठ नेतृत्व जो फैसला दे देता है उसे हम सब मान्य करते हैं। संगठन की दृष्टि बहुत दूरदृष्टि होती है और संगठन जो विचार करता है वो अपने आप में हम सब उस पर अपने समर्थन देते हैं। संगठन ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर हमारा संगठन देता है। आज जिस तरह से हमारे संगठन ने हमें लोकसभा का टिकट दिया, इससे पहले हमारे संगठन ने हमें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था, महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया था और हमारे क्षेत्र के सभी नेताओं से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। सभी वरिष्ठों का हमें भरपूर आशीर्वाद मिला है और मुझे लगता है आगे भी मिलता रहेगा, अभी भी मिला है। लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिल पाया या वो ढूंढ नहीं पाए और आयातित करके बाहर से उनको प्रत्याशी लाना पड़ा, गुड्डू राजा बुंदेला जो कि ललितपुर के हैं। इसका फायदा आपको मिला? बिल्कुल मिला। हमें तो हमारे विकास का फायदा मिला, क्योंकि विकास बोलता है, दिखता है और महसूस होता है। लोगों ने विकास महसूस किया है जब लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। जिस तरह से कांग्रेस ने कई दशकों तक इस देश पे, 6 दशकों तक इस देश पे राज किया है, तो तब उन्होंने क्या किया था और अब 2014 के बाद का भारत जब लोग देखते हैं, आकलन करते हैं, तो लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि क्या ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है। इस आधार पर लोगों ने जनादेश दिया है। इस देश में एक बहस चल रही है, शुरू में तो ये लग रहा था कि ये चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा, बिजली पानी सड़क के मुद्दे पर होगा, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके मुद्दे पर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हमने एक बेहतर स्थिति में देश को पहुंचाया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने अपनी उपस्थिति भी दर्ज की है। मध्य प्रदेश के विकास की बात बार बार की जाती है, ये बात अलग है कि विकास की बात कर रहे शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली का टिकट पकड़ा दिया कि भाई दिल्ली पहुंचो, अब मध्य प्रदेश में बहुत हो गया। और नए नेतृत्व के तौर पर उन्होंने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन बावजूद इसके चुनाव अंत होते होते तक ये हिंदू मुस्लिम पर आ गया, ये चुनाव अंत होते होते तक ये पाकिस्तान पर आ गया। तो क्या इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, या वाकई इन लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है? देखिए, मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, हमारे यहाँ ये चीज बिल्कुल नहीं होती है। मध्य प्रदेश में हमने तो चुनाव केवल विकास के मुद्दे पर लड़ा हुआ है, लोगों ने जन समर्थन विकास के मुद्दे पर दिया है। लेकिन हाँ, लोगों ने ये भी महसूस किया है, लोगों का सबसे ज्यादा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम जहां भी जाते थे तो सबसे ज्यादा बात यही आती थी कि दीदी
जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे और भारत में हम फिर से भगवा लहराएंगे। ये चीजें हमें खुद ब खुद महसूस हुई हैं, खुद ब खुद लोगों ने कहा है, खुद ब खुद लोगों ने विकास को महसूस किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति और नियत से प्रभावित होकर लाखों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और उन्होंने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। शिवराज जी दिल्ली चले गए हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? शिवराज जी हमारे नेता हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश में जो किया है वो ऐतिहासिक है, अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। उन्होंने वो मध्य प्रदेश के नवनिर्माण के शिल्पी बने हैं। और लेकिन देखिए हमने पहले भी कहा परिवर्तन प्रकृति का नियम है और आज हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी जो प्रदेश के मुखिया बने हैं, उन्होंने उनकी सभी योजनाओं को इतने अच्छे से लागू किया है, इतने अच्छे से गति दी है कि हम अधिकांश योजनाओं में देश में अव्वल हैं। ऐसी जनधन योजना की बात करें, हम शौचालय की बात करें, आवास योजना की बात करें, तो उसमें मध्य प्रदेश पूरे देश में अव्वल है। तो ये और लाडली बहनों के लिए जो जिस तरह से फैलाया जा रहा था विपक्षी दलों द्वारा कि अब लाडली बहनों को लाभ नहीं मिलेगा, तो और बढ़ चढ़ के उन्होंने इसमें भाग लिया है। तो ये उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास को एक नई गति देने का वो काम कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अब केंद्र में जाएंगे, उनको बहुत बड़ा दायित्व मिलेगा। लता जी, स्थानीय राजनीति में जो तमाम लोग जो मंत्री बनना था नहीं बन पाए, चाहे वो गोपाल भार्गव जी हों, भूपेंद्र जी हों, इनकी नाराजगी या इनका रूखे मन का असर आपके चुनाव पर तो नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से हमारे नेताओं ने हमें आशीर्वाद दिया और जिस तरह से हमारे लिए उन्होंने पूर्ण समर्पित भाव से काम किया है। जब हम खुरई जाते थे तो वहां इतनी भव्य और दिव्य सभाएं होती थी, इतने भव्य कार्यक्रम होते थे। मन से हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने काम किया है और हमारे वरिष्ठ नेता माननीय भार्गव जी ने भी जहां जैसा उनको पार्टी ने, संगठन ने जहां काम दिया, जहां दायित्व दिया, वहां उन्होंने काम किया है। चाहे सामाजिक बैठकों की बात करें, चाहे हम सभाओं की बात करें, उन्होंने निरंतर हमें अपना पूर्ण दिल से आशीर्वाद हमको दिया है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं लता जी, और दिल्ली इंतजार कर रही है बड़ी जिम्मेदारी के लिए, आप दिल्ली आइए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी लता बानखड़े जी जो कि सागर से लोकसभा का चुनाव लड़ी हैं और लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज की है। निश्चित तौर पर एक बेहतर संकेत 4 तारीख को निकल कर आएगा और दिल्ली में एक खास भूमिका के तौर पर वो आपको दिखाई देंगे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ और मनोज मनु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।